Hello guys, a very good evening to all of you and welcome you back in our rapid revision for your CA indirect costing. So guys, here we are quickly revising all the concept from your ICI for your CA indirect costing, and we have finished almost 12 to 13 chapters, and today we are into one of the most important chapters. जो लास्ट के दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बचते हैं, एक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम आज करने वाले हैं, और कल हम करने वाले हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप सबका मुझे पता है कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है. Okay, but no worries, we are going to hear quickly revising each and everything about each and every chapter, and just like that, we are today in our next session of your marginal costing. But again, I will say you again that this is your revision for your all concepts. For question, we are going to release super 100 questions soon. I will announce the date for that because some of you have messaged me and said me that sir 20-25 अगस्त तक मत जाओ, थोड़ा सा पहले लाने की कोशिश करो. So yes, definitely I will plan in that way as well. I will try to do that thing and I will try to bring that early as well. So here, yes, और इसके बाद हमारे डाउट सेशन हो रहा है 10, 20, 30 को एवरी मंथ, और आपकी एग्जाम अभी आने वाली है, तो मैं नेक्स्ट मंथ में हर वीक और या हर 4-5 दिन बाद डाल दूंगा. नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टे रिलेवेंट, दे स्टे देयर विद माय टेलीग्राम. स्कैन कर लो फटाक से, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट दिस नोट्स, टू गेट ऑल द अपडेट्स, टू गेट टॉप 100, टू गेट टॉप 50 एंड टू स्कोर मोर देन 80 इन योर सी एंट्री कॉस्टिंग. सो गाइस, today we are into our last second chapter, which is your मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पहले कवर कर लिया है और आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग करने वाले हैं. Now guys, here let's quickly start without any wasting further time, because now each and every day is increasing your importance of your each and every minute, right? जितना एग्जाम के पास आ रहे हो उतना आपको समझ के आपके टाइम्स को स्पेंड करना है. जब मैं आपके टाइम को इतना वैल्यू कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको भी आपके टाइम को उतना ही वैल्यू करना है. सो इन वॉट एवर वे यू आर सेविंग टाइम, प्लीज यूज दिस सेव टाइम फॉर अगेन स्टडी पर्पस एंड स्टे मोटिवेटेड. फॉलो योर रूटीन, फॉलो योर डिसिप्लिन, बिकॉज हमारे लिए सबसे एक ही मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए कि ये जितनी भी पढ़ाई है एक बार करके इतनी अच्छे से खत्म करो कि एग्जाम क्लियर करो. डू अमेजिंग आर्टिकलशिप, एंजॉय ऑल द टाइम ऑफ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू आर्टिकलशिप फॉर 1.5 year, एंड देन विल थिंक अबाउट सी फाइनल देयर आफ्टर. ओके, सो गाइस, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद योर मार्जिनल कॉस्टिंग. अबे मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल हम पहले भी सुनते हैं. मार्जिनल इज समथिंग एडिशनल, राइट? हम इकोनॉमिक्स में बचपन से सुनता है कि सर एवरी ग्लास ऑफ वाटर विच एडिशनल यूटिलिटी इट गिव्स यू, राइट? एवरी एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर गिविंग यू एडिशनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल का मतलब ही होता है, इसका मेन फोकस होता है एडिशनल चीजों के ऊपर. और जब ये हम कॉस्टिंग में लेके आ रहे हैं एडिशनल चीजों की कॉस्ट, तो वो आ जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, और फोकस इज दैट एक यूनिट एडिशनल बनाने से एडिशनल कॉस्ट कितनी आती है वो बात करो ना सर. जो कॉस्ट हमें हमेशा आने वाली है वो तो छोड़ दो ना, बट अगर एक यूनिट नया बनाने से कितनी नई कॉस्ट आती है वो हम देखेंगे, और वो बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे क्या हमें वो यूनिट बनाना है या नहीं बनाना है. दैट्स द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर. ओके, let's go with the definition given here. Marginal cost. See, marginal cost is equal to the incremental cost, the extra cost to produce one extra unit. Okay, इसलिए सारे variable cost को marginal cost बोलता है. See here, cost of producing one additional unit, it is measured by a total variable cost attributable to that one unit, which does not change. देखो, अब जो फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास का रेंट है, अब क्लास का रेंट तो लगना ही है ना. फिर क्लास में एक बच्चा है, 10 बच्चा है या 100 बच्चा है, जितनी कैपेसिटी क्लास की 100 की समझो, तो क्लास का रेंट तो सेम ही लगना है सर. एक बच्चा हो, 10 बच्चा हो, तो 100 बच्चा हो, तो दिस शुड बी नॉट माय डिसीजन मेकिंग थिंग. माय डिसीजन मेकिंग थिंग इज व्हाट, मेरे एडिशनल बच्चे से कितना एडिशनल रेवेन्यू मुझे आ रहा है और मुझे एडिशनल बच्चे को कितना एडिशनल कॉस्ट जा रहा है. ओके, सो फॉर एग्जांपल से आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑफ 500 रुपीज ईच. तो मेरा एक नया बच्चा आएगा तो मेरा 500 का कॉस्ट बढ़ेगा, अगला बच्चा आएगा तो वापस 500 का कॉस्ट बढ़ेगा, अगला बच्चा आएगा वापस 500 का कॉस्ट बढ़ेगा. तो सी, एवरी एडिशनल यूनिट इज हैविंग एडिशनल ऑफ 500. सो 500 इज माय मार्जिनल कॉस्ट, एंड इफ यू विल सी दैट जनरली योर ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर गोइंग टू बी मार्जिनल कॉस्ट. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है ना, प्रोडक्शन बढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम किया वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. तो सिंपल फोकस रखना दोस्तों हमें कि वेरिएबल कॉस्ट क्यों मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट वही तो एडिशनल लगने वाली है हमेशा. तो अगर मैं मेरे नोट्स के बारे में बात करूं तो रेंट तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, बट नोट्स की कॉस्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, राइट? नोट्स की कॉस्ट मेरी चेंज हो रही थी प्रोडक्शन के साथ में, और इसीलिए वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है. नया बच्चा आएगा, नया वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, मतलब नहीं वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी. ओके, इट्स एन एग्जांपल गिवन हियर. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट इज cost of producing 10,000 unit is 3,50,000. 3,50,000 is my cost of producing 10,000 unit, और 10,001 यूनिट को बनाने का है 3,50,020. तो देखो, एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी दोस्तों? देखो, सी, एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी सर? हमें लगी 20 रुपीज. सो 20 इज नथिंग बट माय मार्जिनल कॉस्ट. एज सिंपल एज दैट. See concept here further, how the concept has been derived.
अ कॉस्टिंग टेक्निक वेयर प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री आर वैल्यूड ऑन वेरियो। अब देखो ये एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट्स अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अब ये जो कॉस्टिंग की टेक्निक है, क्योंकि यहां पे हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग वाला काम है, हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस हम देते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्ट को दोस्तों। तो जब आपका प्राइम इंपॉर्टेंस मार्जिनल कॉस्ट को है, तो फिर सभी चीज को इंपॉर्टेंस उसको ही लेके देंगे। तो हम इन्वेंट्री को भी यहां पे मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अगर हम गिविंग डिफरेंस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी इन्वेंट्री टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होती है, बट मार्जिनल कॉस्ट पे फोकस रखना मार्जिन। भैया नाम में बोला आपको, नाम में बोला, हमारा नाम ही है भैया मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जब नाम में मार्जिनल कॉस्टिंग है तो हर चीज में मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट। तो सी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी यहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू होने वाला है। Are you getting it everyone? Further, fixed cost is ignored for product costing. It is written off as a period cost. अब देखो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट मानेंगे। हम बोलते हैं भैया रेंट जो है ना ये तो पीरियड के लिए है, ये एक पूरे पीरियड के लिए है। तो जब कोई चीज पूरे पीरियड के लिए है तो उसको पीरियड में डेबिट कर दो। हम ये नहीं बोल रहे वो कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है बट वो P&L में डेबिट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं आएगा। ऑल्सो डायरेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब सिर्फ हम उस चीज को मानेंगे जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पे लग रहा है, मतलब योर वेरिएबल कॉस्ट। Remember, marginal cost is a technique, not a distinct costing method. Just like job costing, process costing, it can be used alongside any method. So it's a technique of costing. So marginal cost can be used with job costing, marginal cost can be used with process costing, marginal cost can be used with any other type method of costing as well. Because ये टेक्निक है, ये टेक्निक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ओके जैसे गाड़ी चलाने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक में खड्डों में भी यूज कर सकता हूं, मेरे रास्ते पे भी यूज करता हूं, पहाड़ों में भी यूज कर, कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। तो इट्स अ टेक्निक ऑफ योर कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट, नाउ पे अटेंशन हियर, यूज इंटरचेंजली। ये हम कभी कभी दोनों भी एक दूसरे के साथ में यूज कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंड ऑन ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब आएंगे। जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब यूनिट से, बैच से, प्रोडक्ट से, डिपार्टमेंट से डायरेक्ट रिलेट करता है वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। बट मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जो कॉस्ट आपकी बदलेंगी वॉल्यूम को लेकर, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ उस पर फोकस करता है। Some costs are variable at batch level but fixed at unit level. So understand, आप चाहे उसको इंटरचेंजेबली यूज करो बट दोनों भी अलग है। डायरेक्ट कॉस्टिंग फोकस और ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट जो यूनिट लेवल पे, बैच लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे या फिर प्रोडक्ट लेवल पे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग इट फोकस ओनली ऑन द वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज विद द प्रोडक्शन। सी एन एग्जांपल गिवन हियर एंड रिमेंबर दिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एमसीक्यू में बहुत सी बार यहाँ पे गलती होती है। सी मशीन सेटअप कॉस्ट इज 1200 पर रन, 100 यूनिट्स आर मेड इन अ रन। ओके direct cost of 1000 first unit extra needed is 1220. तो हमारा देखो, but marginal cost of one extra unit is not equal to 1220. It's only it is 1220 is actually the incremental cost of running one more batch, not the marginal cost per unit. तो नई बैच बनाने का कॉस्ट 1220 है, लेकिन हमारे यूनिट का नया बनाने का कॉस्ट तो सिर्फ 20 है। So understand the difference. Marginal cost of one unit is not 1220. It's actually an incremental cost of running one more batch. वो पूरे बैच का कॉस्ट है, बट हमारे लिए पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करें तो दैट विल बी हार्डली 20 रुपीज। आर यू गेटिंग इट? सो प्लीज क्लियर कट कंफ्यूजन, क्लियर कट रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो एडिशनल लगेगा आपके एक यूनिट को बनाने की वजह से वो आपका मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। Now understand here, see differential cost and incremental cost. See differential cost between cost of two different product or activity level. जब हम दो different product या दो activity level के बीच में का जो difference cost का देखते हैं, that's a differential cost. Incremental cost is increase in cost due to change in the volume of process. और incremental clear है कि भैया volume change करने की वजह से या process change करने की वजह से जो आपको नया cost, additional cost आएगा, that's your incremental cost. Differential cost is just difference between two things. स्कोप रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू लेवल्स, ये दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बताएगा। कैन बी फॉर वन यूनिट और फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ चेंज, ये किसी के लिए भी हो सकता है, एक यूनिट या सबके लिए भी हो सकता है। इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफन यूज्ड लूजली एज सिनोनिम फॉर द मार्जिनल कॉस्ट बट नॉट आइडेंटिकल। सो अंडरस्टैंड, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या भी कभी मार्जिनल कॉस्ट के साथ में होता है, बट अगेन मार्जिनल कॉस्ट इज इन एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट, नॉट पर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन रन। ओके सो ये एक छोटा डिफरेंस है। डिफरेंशियल कॉस्ट दो चीजों के, दो लेवल के बीच में का डिफरेंस कॉस्ट है कि सर मैं अगर 1000 यूनिट बनाऊं और 2000 यूनिट बनाऊं तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितना आ रहा है। ओके मैं एक्स बनाऊं और वाई बनाऊं तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितना आ रहा है। बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज सर 1000 वन यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कितने आ रही है। If a question gives you batch level cost, see understand, if a question gives a batch level cost like setup cost, order cost and ask for marginal cost per unit, do not simply divide the batch increase by units. Check whether the cost is truly variable per unit or fixed per batch. तो आपको देखना है
अगर आपको कभी कभी बहुत सी बार कंफ्यूजन करने के लिए कॉस्ट देते हैं वो बैच लेवल के, और हम क्या करते हैं सर, बैच लेवल की कॉस्ट इन नंबर ऑफ यूनिट बैच टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच करते हैं और डायरेक्ट बैच लेवल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट। नहीं, आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को अलग करना है, जो बैच लेवल कॉस्ट है उसको अलग करना है, और जो पर यूनिट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है आपको सिर्फ वो आंसर देना है एज अ मार्जिनल कॉस्ट। आर गेटिंग इट एवरीवन? रीड दिस वंस, एक बार पढ़ो अच्छी से। यस, नेक्स्ट इज सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, तो वो ऑल कॉस्ट आर स्प्लिट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट देंगे। अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको भी हम फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट देंगे। ओके, ओनली वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट पे क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल कॉस्ट आएंगे। जो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो ओवरहेड भी क्यों ना हो, अगर वेरिएबल है तो वो भी आएंगे। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, अब जो भी आपके इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रहेगा, चाहे वो फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी है, वो भी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ओनली पे आएगा, विच इज वेरिएबल कॉस्ट। एंड रिमेंबर, यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडेड टू, और बाकी सारी जो मार्जिनल कॉस्ट आपने इंकर की अभी तक प्रोडक्शन तक की, वो सारी आएगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे, चार्ज फुल्ली टू द पीएनएल। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो फिक्स्ड है, वो पीरियड की कॉस्ट है, तो उसको डायरेक्ट पीएनएल में जाने दो, प्रोडक्ट में हम ऐड नहीं होने देंगे। प्राइसेस आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नॉट फुल कॉस्ट। और जब हम प्राइसेस लगाएंगे चीजों की, तो हम कंट्रीब्यूशन के बेस पे लगाएंगे, फुल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए और ये आपके क्लियर कट फोकस ही बोलता है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से ही करना है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज जज्ड अगेन विद द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नॉट नेट प्रॉफिट। तो सी, हमारा एकदम क्लियर मकसद है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी तो भी वेरिएबल कॉस्ट पे होगी, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना, पी&एल में जाने दो। ओके, हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, वो भी वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट ही करेंगे, पीरियड कॉस्ट को नहीं आने देंगे। और हम इस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो हमारे लिए हीरो रहेगा। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम सारे डिसीजन लेंगे, बनाना है नहीं बनाना है, प्राइसिंग क्या रखना है, सारा बेसिस आपका प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पे रहेगा, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट पे रहेगा, पीरियड कॉस्ट पे नहीं रहेगा। सी, स्टूडेंट कंफ्यूज मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर्स फिक्स्ड कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग विद फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी मच चार्ज टू पीएनएल, इट इज ओनली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉट टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो जब आपको फाइनल प्रॉफिट देना है तो हम देखो लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, आई जस्ट गिव यू द फॉर्मेट एज वेल, तो हम करने वाले, उसमें कोई चिंता नहीं है, बट हमारे जो डिसीजन रहेंगे वो ऊपर ही हो जाएंगे, नीचे तो हम फॉर्मेलिटी के लिए प्रॉफिट निकाल के देंगे आपको। ओके, फैक्ट्स अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग, सी नॉट अ डिस्टिंक्ट मेथड, इट्स अ टेक्निक। ओके, तो ये कोई हमारी अलग से मेथड नहीं है, इट्स अ टेक्निक जो अपन ऑलरेडी डिस्कस किया है। कॉस्ट एसेटमेंट बेसिस बेस्ड ऑन द नेचर, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल के हिसाब से हम बांटते हैं, फंक्शन का लेना देना नहीं है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कीप्स ऑन चेंजिंग विद वॉल्यूम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन आपका बदलते जाता है पर यूनिट, बट यहां पे जो रहता है, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट में आपका कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहां पे डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर सकते हैं। See here, one format I have given you here, pay attention. See, marginal costing statement, revenue आपका सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा, which is nothing but your selling price into number of units, आ गया ये। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी है, प्रोडक्ट कॉस्ट इज योर ऑल वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग तक के जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है। इसके बाद जो आएगा ये आपका आएगा प्रॉफिट, प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद आपके बचे हुए जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, अब ये देखो, ये जो आएगा ना, इसके ऊपर ही आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी भी वैल्यू होगी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस करेंगे। देखो, वेरिएबल को पहला फोकस है, सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट अप टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देन व्हाट कम इज प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसमें से हमने वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल सेलिंग माइनस किया, फिर आपका आया कंट्रीब्यूशन। इसके बेसिस पे हमारा सारा डिसीजन मेकिंग होगा। एंड देन जो भी पीरियड कॉस्ट है आपकी, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उन सबको साथ में पीछे डाल दो, एंड देन व्हाट कम्स इज द प्रॉफिट फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस।
आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मेट. सबसे प्रायोरिटी. अब बहुत सी बार कंफ्यूजन में बच्चे क्या करते पता है क्या? गड़बड़ में यहाँ पे ही हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी माइनस करते. नहीं, वो बाद में आएंगे, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के ऊपर आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं होता है. इसलिए हमने एक स्टेप बढ़ाई है. सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट अप टू मैन्युफैक्चरिंग, यू गेट योर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, देन यू सबट्रैक्ट योर लेस other factors, and then you get your decision making item. Are you getting it, everyone? Now see further. Now when I'm talking about contribution, जब मैं contribution के बारे में बात कर रहा हूं, so contribution is equal to sales revenue, जो ऊपर आपका sales revenue था, minus all variable cost, चाहे वो sales हो या ईयर हो, उसके बाद जो आएगा ये आप करेगा contribution margin. Okay, and this is very important in your marginal costing relevance. Contribution is a fund that first covers fixed cost, and whatever is left is our profit. It removes the problem of arbitrary apportionment of fixed cost across product. फिर कभी वो fixed cost जॉइंट प्रोडक्ट में अलग होता है, इसमें अलग होता है, हमें लेना देना ही नहीं. फिक्स कॉस्ट तक तो हम डिसीजन मेकिंग के लिए जाएंगे नहीं, हम कंट्रीब्यूशन पे ही डिसीजन लेके खत्म कर देंगे. फिक्स कॉस्ट तो हम फॉर्मेलिटी के लिए बाद में माइनस करेंगे. See, if the selling price is 80,000, pay attention, selling price is my 80,000, my variable cost is 50,000, so my selling price minus variable cost, which comes to 50,000, then comes my contribution which is 30,000. अब इसको बेसिस पे मैं डिसीजन ले लूंगा, माइनस माय फिक्स कॉस्ट which is 20,000, and then comes my profit which is 10,000. अब देखो, फिक्स कॉस्ट 20 के जगह अगर 40 होता तो मेरा लॉस हो जाता था 10,000 का, 20,000 का, 10,000 के लॉस होता था. Right? So see, if a fixed cost by 40,000 instead of loss 10,000, if fixed cost 30,000, no profit, no loss. So your decision will be taken on the basis of contribution itself, क्योंकि वो constant रहेगा per unit. Now product cost. Now see, now you have heard this multiple times. Said product cost, period cost, product cost, period cost. तो इन दोनों में से difference क्या है? Pay attention. Product cost is the also known as your inventorial cost. Pay attention here. Variable manufacturing cost, like direct material, direct labor, direct expense, variable manufacturing overhead, ये सब आपका प्रोडक्ट कॉस्ट में जाएगा. अंडरस्टैंड? प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट पे जो आपके, जिस पे आपका इन्वेंटरी भी वैल्यू होगा. तो सारे वेरिएबल कॉस्ट अप टू मैन्युफैक्चरिंग, वो सब आपका प्रोडक्ट कॉस्ट रहेगा. और ऑल फिक्स कॉस्ट, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग करो, वो फिरेगा पीरियड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होता है वो पीरियड के लिए लगता है. फॉर एग्जांपल रेंट मेरा मंथ के लिए लग रहा है, पर यूनिट नहीं लग रहा है, मंथ के लिए लग रहा है, इसलिए वो पीरियड कॉस्ट है. ट्रीटमेंट इंक्लूडेड इन द फिनिश्ड गुड्स at this value itself, charged directly to the P&L for the marginal costing. Are you getting it, everyone? Just go through with both of this example. और absorption costing के बारे में देखो क्या लिखा, पढ़ो एक बार, समझ रहा है कि देखो, याद करो, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? See what is given for absorption costing. Absorption costing charges both fixed and variable cost to the product process. दोनों भी आपके प्रोडक्ट को लग रहा है. Absorption costing हम टोटल कॉस्ट लेते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग प्रीडिटरमाइंड रेट ऑन बजटेड आउटपुट. तो देखो, हमारा जो भी फिक्स्ड ओवरहेड रहता है, इसको हम क्या करते हैं, FOAR में देते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, रिमेंबर. और इस बेसिस पे हम ये सारे यूनिट्स को चार्ज करते हैं. इसके वजह से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी आता है. ये सब काम रहेगा ही नहीं आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट पूरा एक साथ डेबिट करने देता है. Absorption costing classifies by function, production, administration, selling, and marginal costing classify cost by nature or behavior, which is variable and fixed cost. Okay, and please remember this for your MCQ as well. Now see advantages of marginal costing. Advantage क्या है? Simplified pricing. Because the marginal cost unit stays constant, firm's pricing decision is possible. Like अब देखो, आपको pricing decision भी सही हो सकता है, क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है. बट अगर हम वही टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन अलग होता रहता है. क्लास में एक बच्चा है तो पूरा रेंट 1 लाख का उसको जाएगा, 10 बच्चा है तो 10,000 पर रेंट आ जाएगा, 100 बच्चा है तो 1,000 पर रेंट आएगा. तो देखो, मेरा कॉस्ट हर बार चेंज हो रहा है, तो मेरा प्राइसिंग डिसीजन कंफ्यूजन होगा मुझे.
प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अवॉइड अंडर ओवर रिकवरी। यहाँ पे अंडर ओवर रिकवरी का प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हम फिक्स्ड ओवरहेड को डायरेक्ट एक्चुअल पे लेते हैं, कोई प्रीडिटरमाइंड रेट वगैरह होता ही नहीं है। शोज रियलिस्टिक प्रॉफिट, स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फुली रिटर्न एट। अब देखो आपका जो भी फिक्स कॉस्ट है ये स्टॉक के वैल्यू में जाता ही नहीं है, तो पूरा फिक्स कॉस्ट मेरे P&L में अभी डेबिट हो जाएगा, तो मुझे जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है वो दिखेगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ब्रेक इवन, ये आपको क्लियर कट ब्रेक इवन एनालिसिस देगा कि आपको एक्जैक्टली कितना प्रोड्यूस करना है जहां पे आप आपके सारे फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर लोगे, तो आपको क्लियर कट टारगेट मिल जाएगा जो अभी हम अगले इसमें पढ़ने वाले ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड रेवेन्यू। मोर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल स्प्लिट। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट स्प्लिट है, कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, तो हमें अगर जिसको जैसे कंट्रोल करना हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमें आइडिया है कितना एक्सपेंडिचर कहां पे और कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा। हेल्प्स इन डिसीजन मेक और बाय, डिसकंटिन्यूएशन, रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपको क्लियर कट आइडिया देगा कि क्या करना चाहिए आपने। एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग वाया ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट्स, एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर प्लान कि आपको कहां तक जाना है कैसे जाना है ताकि आपकी प्लानिंग सही रहे। So these are the advantages of your marginal pricing. Just go through with this. Try to remember 4 to 5 points of the same. Yes, everyone. Yes. Then comes the limitation, guys. See what are the limitations given here. डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कभी कभी आपको डिफिकल्टी रहेगा कि भैया फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको कैसे क्लासिफाई करें, दैट्स अ प्रॉब्लम। डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन अलोन इज नॉट अ गाइड टू प्रॉफिटेबिलिटी अनलाइक लिंक टू द लिमिटिंग की फैक्टर। अब देखो कभी कभी अगर कोई लिमिटिंग की फैक्टर है तो इट्स गोइंग टू अगेन गिव अ प्रॉब्लम टू यू बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलोन जो हमेशा आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए गाइड करेगा। कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो आपको उसको पहले यूटिलाइज करना पड़ेगा। स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल स्टाफ में मिस्टेक मार्जिनल कॉस्ट फॉर लो कॉस्ट वाइल कोडिंग प्राइस। अब लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे आपने प्राइसिंग दे दिया, अरे बट आपको फिक्स कॉस्ट भी तो कवर करना है, उसको मत भूलो, एट देन आपकी कॉस्ट है वो फैकल्टी सॉरी faulty valuation. Now, excluding fixed overhead in your WIP and closing stock is one of the big mistake, which is not even acceptable by IS2. आपका AS2 भी यही बताता है कि आपके इन्वेंट्री को आपको टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। Unpredictable nature of cost. Fixed cost isn't always static. Variable cost isn't always constant either. वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है, जब बल्क डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं आपको तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम फिक्स कॉस्ट भी हमेशा सेम नहीं रहेगा, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी आ सकता है पिक्चर में। Ignores time factor and investment. Two job with the same marginal cost may differ in time taken machine used, not disclosed by margin. अब ये मार्जिनल कॉस्ट को बताता नहीं है कि दो चीज कितना टाइम ले रही है, हम तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। एक कंट्रीब्यूशन को मे बी 4 साल लग जाए आने के लिए, एक कंट्रीब्यूशन तुरंत 1 साल में आ जाए, ये भी डिफरेंस हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ WIP, स्टॉक WIP अंडरस्टेटेड एज फिक्स कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड, ये ऑलरेडी इस पॉइंट से रिलेटेड है। Go with the limitation and go for the exam tip. Exam tip what I've given you there. Read it once everyone. अभी पढ़ो, तुरंत तुरंत याद करो और अभी का अभी खत्म करो, चीजों को पेंडिंग मत रखो गाइस। Clear everyone? Now see, now once you understand this very clearly, so we have very clearly understood the structure guys. What is going to be structure? हम सबसे पहले लिखते हैं sales minus your manufacture up to all manufacturing variable cost. Then what comes is your contribution. कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं आपके बाकी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, ये प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, बाकी की वेरिएबल कॉस्ट आपकी आता है फाइनल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। This is used for the purpose of valuation of inventory, and this is used for the purpose of decision making,
and this is used for the purpose of reporting. I hope you guys are very clear with this. Now, we'll use this further for our different analysis, our CVP analysis, cost, volume, profit analysis. See, CVP analysis studies the relationship between cost, volume और profit. इन तीनों की रिलेशनशिप को जो स्टडी करता है, दैट्स योर सीवीपी एनालिसिस. इट एक्सप्लोर्स हाउ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्टिविटी लेवल डिटरमाइन द प्रॉफिट, हाउ दिस डिटरमाइन एंड अफेक्ट योर प्रॉफिट. ये क्लियर कट यहाँ पे डिस्कस होता है. So see first very important some key assumptions. कभी कभी एक थ्योरी आपको पूछते हैं और यही assumption इसके लिमिटेशन बन जाते हैं. See you will see maximum time जहां भी आपको assumption दिए उसको ध्यान से पढ़ो because this assumption are in themselves the limitations. Okay, see change in revenue cost happens only due to change in number of units. हम assume कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी सिर्फ कब चेंज होगी, यूनिट से चेंज होगी. कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाले हैं, कोई भी बल्क डिस्काउंट वगैरह की बात मत करना हमारे पास, और कोई भी एडिशनल सरचार्ज वगैरह की बात मत करना. आपका वेरिएबल कॉस्ट तभी चेंज होगा जब आप यूनिट बदलोगे. यूनिट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, यूनिट कम करोगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, बात खत्म. टोटल कॉस्ट स्प्लिट इनटू फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट. हमेशा आपका टोटल कॉस्ट चेंज होगा दो कंपोनेंट में, और वेरिएबल कंपोनेंट विल ऑलवेज वेरी विद द आउटपुट. टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट बिहेव इन अ लीनियर, और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक लीनियर बेसिस पे जाएगा, तो मतलब जो भी सेम रिलेशन में चलेगा, कोई भी ऊपर नीचे अपना रिलेशन छोड़ेगा नहीं. सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट. ये हमें सबको पता है और ये हमेशा सेम रहेगा. फॉर मल्टी प्रोडक्ट फर्म सेल्स मिक्स प्रपोर्शन इज रिमेन कांस्टेंट. अगर एक कंपनी ए बी सी 3 प्रोडक्ट बेच रही है तो इनका जो प्रपोर्शन है से 1:1:1 ये हमेशा इसी प्रपोर्शन में बेचेंगे. इज एजम्पशन. देखो ये लिमिटेशन भी बन गया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एब्सोल्युटली इग्नोर्ड. यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ दो, कोई कंपैरिजन नहीं. यहां पे हम क्लियर कट कॉस्ट पे कंपैरिजन करने वाले हैं. आईसीआई फेवरेट स्टेट द कंपैरिजन बिटवीन सीवीपी एनालिसिस. ये आपका आईसीआई का फेवरेट है. ओके, now memory trick. Volume is a king. Volume derives cost and revenue. Only cost driver linear behavior known. देखो the flow how you could remember. Volume derives all the cost and revenue. यही एक कॉस्ट ड्राइवर है, लीनियर में आपका चल रहा है, सारी चीज आपको नोन है, मिक्स कांस्टेंट है, और टाइम वैल्यू मनी इग्नोर. चार चीज याद रखो, एकदम सिंपल. वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, सारी चीज वॉल्यूम में बेस्ड है, सारी चीज वॉल्यूम से ही चेंज होगी. कॉस्ट वॉल्यूम इज द ओनली कॉस्ट ड्राइवर इज वेरिएबल कॉस्ट. हियर सारा लीनियर बिहेवियर है, सारी कॉस्ट आपको नोन है, उनमें कोई अगला कोई दूसरी चीज कोई चेंज नहीं लाएगा, मिक्स कांस्टेंट है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर्ड. दिस आर द assumptions एंड द लिमिटेशंस. इंपॉर्टेंस ऑफ सीवीपी, इट टेल्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को देखो सीवीपी क्या हेल्प करता है. सो बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन रिलेशन टू वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच बिजनेस ब्रेक इवन, कहां पे आपको ब्रेक इवन मिलेगा जहां से आप लॉस से प्रॉफिट में जा सकते हो. सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कौन सी चीज थोड़ी भी हिलने से प्रॉफिट ज्यादा हिलता है. सो यू विल बी ऑलरेडी फोकसिंग अपॉन दैट. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, आपका कितना प्रॉफिट चाहिए आपको इस पर्टिकुलर आपके टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम पे, एंड क्वांटिटी ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रॉफिट. तो बेसिकली हम जो भी सीवीपी एनालिसिस के फॉर्मूलाज देखते हैं, और वो फॉर्मूला से जो भी आपके आंसर आते हैं वही आपके यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंस है. So first thing, the first part which comes here is your marginal cost equation or your PV ratio. Now see attention here. What is the marginal cost equation? Sales value minus variable cost is equal to contribution. यहाँ पे क्लियर है, ये याद रखना. अब यहाँ पे सिर्फ गिन के 5 से 6 फॉर्मूला है, बट ये 6 फॉर्मूला में क्वेश्चन बहुत उल्टा सुल्टा बहुत ऊपर नीचे आता है. तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन सीवीपी एनालिसिस के आपके फॉर्मूला आप कहीं पे चिपका दो. बिकॉज सी जितना अच्छी से आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे और कंसेप्चुअल याद रहेंगे, फिर क्वेश्चन में कितना भी घुमाने दो आप आपका आंसर लेकर आओगे. ओके, सो यहाँ पे एक तो हमें फॉर्मूला अच्छे से बहुत ऐसा याद रखना कि रात से उठ के भी आप आंसर दे सकते हो. ओके, और दूसरी चीज ये, इसकी हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. डोंट वरी फॉर प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू ब्रिंग टॉप 100 अगेन. ओके, सो वहां पे हम 10-15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से मार्जिनल कॉस्टिंग के देख लेंगे. तो आप देखना 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन ही है इसमें भी, वही मैक्सिमम टाइम रिपेयर होता है, 90% ऑफ टाइम वही रिपीट होते हैं. वंस यू डू दैट 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसके बाहर या उसके बाहर आ भी गया तो उससे उससे अलग कुछ नहीं होता है, लगभग सेम ही चीजें एडजस्टमेंट यूज होती है. So first equation is your, ये हमें क्लियर पता है सर, ये तो कोई नई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बताया. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये तो हमें पता है. और हम दूसरी तरीके से जाते हैं. दूसरी तरीके से क्या है सर, एक काम देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं. सी वी ऑलरेडी नो दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, राइट. इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं सर, आपको प्रॉफिट मिल जाता है. ओके, तो इन दोनों को माइनस करके ये आता है, तो हमें पता है. इन दोनों को भी प्लस करके ये आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट पे, राइट. प्रॉफिट प्लस और माइनस, जो लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट प्लस होगा तो प्लस, ये याद रखना. तो ये एकदम सिंपल है, ये इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है. इन दोनों से भी ये आएगा और इन दोनों से भी ये आएगा, ऊपर से भी बीच में आएगा, नीचे से भी बीच में आओगे, एकदम सिंपल है.
Logic, selling price minus variable cost is contribution towards fixed cost and profit, and if contribution is fixed cost, contribution is equal to fixed cost plus profit, break even पे basically दोनों भी same रहेगा. Okay. Now the next few ratios are, pay attention here everyone. Contribution to sales ratio, PV ratio, production volume ratio. आपके contribution को हम sales से यहाँ पे compare कर रहे हैं दोस्तों. Okay. Pay attention here. Shows the proportion of every 1 rupee of sale that is available to cover fixed cost and profit. तो आपके हर 1 रुपए का सेल कितना आपके फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा है. यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज. हायर पीवी रेशियो इज फास्टर प्रॉफिट वंस बीपी इज क्रॉस्ड. एक बार बीपी क्रॉस हुआ, जितना हाई पीवी रेशियो उतना जल्दी आप प्रॉफिट क्रॉस करने वाले हो. सो व्हाट आर द थ्री फॉर्मूला पीवी रेशियो? पे अटेंशन हियर. एक कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर लो, सिंपल एकदम, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स को कंपेयर करने वाले हम. तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसको हम सीएस रेशियो भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर रहा है वो. दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स. ये भी बहुत बार आपको दो लेवल के प्रॉफिट, दो टाइम का सेल्स दिया होता है, दो सेल्स के ऊपर 2 लेवल के प्रॉफिट. तो इसको भी आप कर सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100. ये भी हमने आपको अच्छी तरीके से लिख के, मेरा स्क्रीनशॉट आपको डाला हुआ देखो. यूज व्हेन 2 इयर्स डेटा इज गिवन. जब कभी आपको 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है एंड फिक्स कॉस्ट इज सेम बोथ द ईयर, एंड फिक्स कॉस्ट इज सेम बोथ द ईयर, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे. Another is fixed cost divided by break-even sales. Since break-even point, at break-even point contribution is equal to fixed cost. तो जब break-even sales आपको दिया हुआ है, तब भी आप क्या कर सकते हो? fixed cost divided by break-even sales. Sales, हाँ, units नहीं. तो ये भी आपको आपका PV रेशियो दे देगा. जब आपको BEP दिया हुआ है, क्योंकि B पे आपका fixed cost is equal to contribution, तभी आपका प्रॉफिट 0 है. Right everyone? Just go through this formula. Remember this 3 way. देखो मैंने हर तरीके से मैक्सिमम कैसे हो सकता है वैसे आपको दिया है. अगर ये आप याद कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई नहीं हरा सकता है. और वंस यू आर वेरी गुड विद दिस चैप्टर ना, आप आराम से 8 से 10 मार्क इस चैप्टर के स्कोर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की चैप्टर. यस, रिमेंबर दिस फॉर्मूला एवरीवन. Okay, now see. Main example PV ratio. Attention, selling price 30 है, variable cost 15 है. देखो, sell price 30, variable cost 15. My contribution comes to 15. So my PV ratio is sales divided by contribution into 100. Contribution divided by sales into 100. Sorry. So my contribution is 15. Sales is 30 into 100, which is nothing but 50%. So for every 1 rupee of sale gives me 50 पैसा contribution. तो सिंपल, contribution by sale. तो आपका सेल कितना contribution लाके दे रहा है, और यही contribution है जो आगे जाके हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने वाला है और हमें प्रॉफिट की तरफ लेके जाने वाला है. So my each sale is bringing 50% contribution basically. But transposition, contribution is equal to sales into PV ratio. अब देखो contribution is equal to, अब देखो हमने अभी जो कैलकुलेट किया, see my PV ratio is equal to contribution by sales into 100. Okay, अब इसको मैं और यूज कर रहा हूं. See, if I divide, now if I multiply by my PV ratio into sales, it will give me contribution. तो ये एक फॉर्मूला याद हुआ तो ये भी याद हो जाएगा. या फिर my sales is equal to contribution divided by PV ratio. So you just need to remember one of this formula, and obviously this can be used in variety of ways. तो आपको क्या करना है सर, क्वेश्चन में हमें कैसे समझिएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. सर यही तो प्रॉब्लम होती है एग्जाम में कि हमें फॉर्मूला याद है सर, पर एग्जाम में क्या करें. तो देखो एकदम सिंपल है दोस्तों. एग्जाम में क्या करना, आपको जो फॉर्मूला याद है वो लिख दो. आपको 3 फॉर्मूला अलग से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमें क्या फॉर्मूला याद है सर, हमें आपने सिखाया पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100. हमें याद है, हम लिख दिया. आपने एग्जाम में बड़े में लिख दो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100. ये हमें पता चल गया सर, ये आपको बताया हमें, ये हमें आता है. अब क्या करो, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया वो देखो. क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है, तो पीवी रेशियो की जगह समझो 50% है वो लिख दो यहां पर. क्वेश्चन में सर कंट्रीब्यूशन भी दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है सर 15 का कंट्रीब्यूशन, वो भी लिख दो. सर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, तो बस दोस्त वही तो आपको वो तो आपको कैलकुलेट करना है. अब ये तो कोई भी करेगा, मुझे इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है. सिंपल है सर, सेल्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू सेल्स इज गोइंग टू बी 15, ये आप आ जाएगा डिवाइड बाय 50%, दैट इज नथिंग बट 30. As simple as that. तो सी, आपको हम यही इसकी प्रैक्टिस करते गए क्लास में भी कि हम क्या करेंगे, हम सिंपल रखेंगे इस चीजों को, हमें जो आता है हम वो लिख देते हैं.
और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दे दो, लिख डाल दो उसके अंदर, ऑटोमेटिक एक चीज मिसिंग रहेगी। सर अगर नहीं दो चीज मिसिंग रही तो छोड़ दो वो फॉर्मूला को, साइड में छोड़ दो, दूसरे फॉर्मूला की तरफ जाओ जो आपको मिलता है। और जनरली व्हेनेवर इन क्वेश्चन इटसेल्फ द आंसर इज गिवन, क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी करते हैं दोस्तों, हमने कल भी देखा था, जब क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है तो सबसे पहले वो आंसर का फॉर्मूला लिख दो, ऑटोमेटिक आपकी चीजें सॉल्व हो जाती है, राइट। सो जैसे वेरिएंस में भी होता है, अगर हमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, जो जो चीजें पता है वो इंसर्ट कर देते हैं, एक ही चीज मिसिंग है तो वो हम यू निकाल लेंगे, दो चीज मिसिंग है तो उसको स्किप करो, दूसरे फॉर्मूला के बाद जाओ, सिंपल। See here, how changes affect PV ratio? Pay attention here. ICI's favorite trap. Increase in physical sales volume. अगर आपका physical sales volume बढ़ता है दोस्तों, sales volume बढ़ रहा हमारा, तो PV रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन स्टेज कांस्टेंट। PV रेशियो डिपेंड्स ऑन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन आपके PV रेशियो पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इससे भी कंट्रीब्यूशन का कोई लेना देना ही नहीं है, इससे भी हमारा पीवी रेशियो को कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो नीचे आता है, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज होगा तो क्या होगा दोस्तों, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, राइट। माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट राइज, वेरी सिंपल, इसका भी पीवी रेशियो से कोई लेना देना नहीं, हमें पता है सर, ये तो बेसिक है। इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ा तो भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा सर, सिंपल है। इक्वल परसेंट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर का भी उतना बढ़ाओ नीचे का भी बढ़ाओ सर, नो चेंज। सेलिंग प्राइस अप बाय 10%, वॉल्यूम डाउन बाय 10%, देखो सेलिंग प्राइस 10 से अप हो रही है, वॉल्यूम डाउन का कोई लेना देना ही नहीं है, वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव इक्वल इफेक्ट टू बोथ द थिंग्स, कंट्रीब्यूशन पे इक्वल इफेक्ट टू कंट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम का लेना देना नहीं है। सेलिंग प्राइस अप बाय 10% इज गोइंग टू इंक्रीज द रेशियो। इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट्स गोइंग टू इंक्रीज वाइडर एंगल इज वाइडर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, सिंपल। तो एकदम क्लियर है दोस्तों। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला सामने लिखो, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। वॉल्यूम चेंज होगा तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि सेल्स भी बढ़ेगा, वेरिएबल भी कॉस्ट भी चेंज होगा। हाँ, अगर आप बाकी चेंज लाओ तो इसमें फर्क आ सकता है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? गो थ्रू विथ ऑल दिस वंस। एमसीक्यू में कभी कभी आपको पूछते घुमा के, आर यू क्लियर गाइस? Okay, let's go further. An example has been given to you. Equal percentage change in selling price and variable cost, PV ratio। देखो selling price 100 है, variable cost 90 है, अब हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो आएगा 10%। अब नाउ 10% से दोनों बढ़ा दिया तो सेलिंग प्राइस हमारा 110 हो गया और हमारा वेरिएबल कॉस्ट 99 हो गया। सी योर पीवी रेशियो इज स्टिल अनचेंज्ड बिकॉज दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय, अब यहाँ पे नया कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी 110 माइनस 11 डिवाइड बाय 110 into 100 which is again 10%, same as before. Student wrongly assume fixed cost changes affect PV ratio. No, fixed cost का PV ratio से लेना देना नहीं, वो नीचे की बात है। Remember PV ratio formula has no fixed cost terms in it, only sales and volume has been there, variable cost is there. Now the next thing comes your break-even analysis, a point where you have no profit no loss। इसके ऊपर आप आओगे तो आपका प्रॉफिट होगा, इसके नीचे आओगे तो आपका लॉस होगा। ओके, नाउ ब्रेक-इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो आप कैसे गाइस, सिंपल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एज सिंपल एज दैट। इन वैल्यू इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो जो अभी अपन ने सीएस रेशियो कैलकुलेट किया था, सीएस इनटू 100, या फिर आप यूनिट्स में ऑलरेडी अपने कैलकुलेट कर दिया दोस्तों। ओके, तो यूनिट्स में कैलकुलेट कर दिया तो इसको इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, आपको वैल्यू में मिल जाएगा। पी इन वैल्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये भी कर सकते। ओके, सो There is a variety of ways, break-even point very simple part, बस remember one of the formula and you this two आपको याद रखना, बाकी सब उससे evaluate होता है। Variable cost is 300, fixed cost is 2 lakh per month and selling price is 500। तो हमारा contribution कितना आएगा दोस्तों, selling price is 500, variable cost is 300, so my contribution per unit is 200। so my attention here, तो देखो my selling price is 500, my variable cost is 300, my contribution per unit is 200 and my fixed cost is equal to 2 lakhs। Attention, now what is break-even point? देखो अब मैं break-even point को दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और दोनों तरीके से आपको प्रूव भी कर दूंगा।
ब्रेक इवन पॉइंट, पहला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो दिस कम्स टू 2 लाख डिवाइड बाय 200. ओके, 2 लाख डिवाइड बाय 200 ये मुझे देगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और ये मुझे देगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. सो दिस कम्स टू जस्ट नंबर डाउन 1000 यूनिट्स. 1000 यूनिट सेल करूंगा मैं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा. कैसा होगा मैं प्रूव भी कर दूंगा. वैल्यू, वैल्यू के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो इनटू 100. सो नाउ पे अटेंशन, फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख, मैं CS रेशियो, अब देखो मेरा CS रेशियो क्या था, कंट्रीब्यूशन इज 200, सेल्स इज 500 इनटू 100. I just have forgot my calculator. I will just use my mobile phone today. So 200 divided by 500 into 100. CS ratio is 40%. So this comes to 40% into 100. So 2 lakh divided by 40% into 100. अरे 40% में लिया तो 100 की जरूरत नहीं है. अगर हम 0 पॉइंट में लेते तो हम 100 करते थे. Okay, so this comes to 5 lakhs. So in revenue, in value, I want 5 lakhs. जैसे मैंने आपको बोला था, आप क्या कर सकते हो, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो भी ये आंसर आ जाएगा. See, multiply this by selling price 500 and this comes to this 5 lakhs. Right? So you can do any one way. अब इसको मैं अपन प्रूव भी कर लेते हैं. देखो हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना का है. पे अटेंशन, माय रेवेन्यू इज गोइंग टू बी, अगर मैं 1000 यूनिट बेचता हूं तो माय रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 1000 यूनिट इंटू 500. एक मिनट को, सॉरी, 5 लाख का रेवेन्यू, करेक्ट. माय रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 5 लाख माइनस माय वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 300 इंटू 1000 विच कम्स टू 3 lakhs. सो माय कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2 lakhs minus fixed cost is equal to 2 lakhs and my C profit is equal to 0. So at 1000 my profit is coming to 0. At revenue of 5 lakh my profit is coming to 0, and that's why it's a way of break even point. I hope all of you are clear. Are you clear everyone? Now cash break even point. Now see what is cash break even point is cash fixed cost divided by contribution per unit. तो fixed cost ही है, but यहाँ पे cash fixed cost, हम cash वाली fixed cost लेंगे सिर्फ, बिकॉज कैश ब्रेक एक जस्ट उसका एक अनदर डिसीजन के लिए, जहां पे कैश फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, डेप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम वाले फिक्स कॉस्ट रहते हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे. कैश ब्रेक इवन इज ऑलवेज लोअर देन द नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे आप नॉन कैश वाली फिक्स कॉस्ट हटाते हो, फिक्स कॉस्ट कम कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑब्वियसली लोअर हो जाएगा. मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा वेटेड एवरेज लेते हैं. तो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन यूनिट, यहाँ पे हम क्या लेंगे, योर कंट्रीब्यूशन यूनिट जो भी आपका CS रेशियो रहेगा वो वेटेड एवरेज CS रेशियो लेंगे. सो कंट्रीब्यूशन, समेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट इनटू वेट ऑफ सेल्स मिक्स. तो हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज CS रेशियो. ओके, हम क्या करेंगे, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करके बेसिकली वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन. व्हाट इज दिस, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स विच इज नथिंग बट द क्वांटिटी. फिर कंपोजिट बी भी कैलकुलेट करेंगे विच इज ये कंपोजिट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सबका मिला के फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आया, इसको हम क्या करेंगे, आपके सेल्स रेशियो से मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इससे क्या होगा, हमें हर एक यूनिट का कितना सेल्स रेवेन्यू लाना है वो हमें मिल जाएगा. ओके, सो वेरी सिंपल. हमारा पहले क्या था सर, आपने हमें पहले सिखाया ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट योर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, अगर वैल्यू में लेना है तो, राइट, यही करना है हमें. तो इस दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि मल्टीपल यूनिट है तो हमारा कंपोजिट फिक्स कॉस्ट लेंगे सबको मिला के, और वेटेड एवरेज या हम इसे कंपोजिट CS रेशियो बोलेंगे. व्हाट इज कंपोजिट CS रेशियो, इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय द क्वांटिटी एज अ वेट्स फॉर इंडिविजुअल ऑफ देम. फिर हम टोटल इसका टोटल लेते हैं, डिवाइड बाय क्वांटिटी का लेते हैं और इसको वेटेड एवरेज करते हैं. वी आर गोइंग टू सी दिस इन वन एग्जांपल एज वेल हियर. सी, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट यू कैन गो थ्रू दिस जस्ट फॉर योर क्विक कांसेप्ट, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ डिटेल क्वेश्चन इन सुपर 100. प्रोडक्ट J&K mix is 4:3. तो देखो आपको रेशियो दिया 4:3 है. Contribution from J is 40 and K is 20. And fixed cost is 6,16,000. This is composite fixed cost divided by composite. हम करेंगे क्या, हमारे composite CS ratio. CS ratio composite कैसे करेंगे, ये into quantity और ये into quantity. Now composite contribution is equal to 40J का into 4/7 weighted average plus 20 into 3/7. So my composite contribution
in terms of the proportion what they are selling is 31.43. So my break-even point, composite break-even point comes to this divided by 31.43, which is 19,600 units. अब ये जो 19,600 units आया, इसको हम क्या करेंगे 4:3 के रेशियो में बांट देंगे. See this? That comes for your K, J and K. Go through with this once, everyone. Very simple. Contribution लो, उसको आपके sales ratio से multiply कर दो, तो आपका composite CS contribution आ जाएगा. Similarly, you can do with CS ratio as well. CS ratio में value आएगा, यहाँ पे number of units आया है. Everyone clear? Next, see. Now, graphical का logic यहाँ पे दिया हुआ है. See, in break-even chart, x-axis of level activity what's plotted. अब x-axis पे आपको मिलता है, आपके x-axis पे मिलता है कि आपने total cost line यहाँ पे plot की है. Reads break-even point, margin of safety आपको clarity मिलती है. I'll just include this chart in your notes ताकि आपको ये understanding है. Unfortunately यहाँ से वो नहीं आ पाई यहाँ पर वो. कंट्रीब्यूशन बी चार्ट, अगर आपका कंट्रीब्यूशन वाला चार्ट आप यूज करते हो तो आप वेरिएबल कॉस्ट लाइन आती है आपके एक्स एक्सिस पे, और ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन आपको सिर्फ क्लियरली फोकस्ड होता है. पीवी चार्ट ओनली वन लाइन, प्रॉफिट इन वर्सेस सेल्स. ओके, तो प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स, पीवी चार्ट आपका इस तरीके से होता है. तो प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स, तो कहां पे ब्रेक इवन हो रहा है आपको ये मिल जाएगा. ओके, ब्रेक इवन चार्ट पे आपको मिलेगा कि आपका फिक्स कॉस्ट है, आपका ये टोटल कॉस्ट जो होगा आपका टोटल कॉस्ट रहेगा, तो हाउ वेयर योर कंट्रीब्यूशन इज ब्रेकिंग दिस, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रेक इवन पॉइंट. Okay, PV chart biggest advantage, it can show two scenario, example before and after cost change on the same graph. Just for your theory पर MCQ purpose, कभी कभी आपको MCQ में आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, that's why it is given here. Now, what formula we have used above, guys? The same formula are been used here further for your margin of safety. इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं. What is margin of safety? I'm so sorry. Wait. Yeah. What is margin of safety, guys? In margin of safety, what happens is आप आपके ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज्यादा सेल कर रहे हो, that is your margin of safety. Okay. For example, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 यूनिट्स और मैं सेल कर रहा हूं 12,000 यूनिट, सो माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाउ मच? 2,000. मतलब 2,000 मेरा सेफ्टी कुशन है. उसके नीचे जाऊंगा तो फिर तो मैं लॉस होने लग जाऊंगा. दैट्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. So see here, the difference between actual or expected sales. Sorry, wait a minute. Yeah, the difference between the actual and expected sales and break-even sales. So expected sales 12,000, break-even sales 10,000 is nothing but my margin of safety, MOS. So see how you calculate this. Actual sale minus break-even sales कर लो आप. Okay, or else another very important formula, guys. MOS is equal to profit divided by PV ratio. Okay, मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, यहाँ पे भी ट्राई करता हूं, ग्राफ्स डाल दूं. यहाँ पे मेरा हैंड रिटन डाल देता हूं मैं. ओके, और एल्स व्हाट यू डू, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो में चाहिए तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय टोटल सेल्स, एंड द ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू नथिंग बट योर टोटल सेल्स. इसको हमने यूज किया बेसिकली, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको ब्रेक इवन भी मिल जाएगा. Okay, so basically there are three formulas. One is your simple expected sales ही लिखता हूं मैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये दे देगा. दूसरा प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, एंड तीसरा अगर परसेंटेज में चाहिए आपको एमओएस तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय टोटल सेल्स. सिंपल. So see, if forecast sale is 1,700 and break-even point is 1,000, so my margin of safety in terms of unit is 700. And in terms of percentage निकालना है, so 1,700 भी जो difference है, difference divided by total sales 1,000. 700, that will be 41%. Just go through with this once, everyone.
If profit and PV ratio are given directly, don't calculate BEP first. Jump to MOS. MOS is equal to nothing. अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और पीवी रेशियो भी दिया हुआ है, तो पहले एमओएस कैलकुलेट कर दो, क्योंकि एमओएस से भी आपको अगर बी पे जाना तो बहुत सिंपल है. एमओएस माइनस सेल्स इज नथिंग बट योर बीईपी, राइट. Okay, next, angle of incidence, the angle formed where the sales line intersect the total cost at BEP. Okay, अब देखो आपका ये angle of incidence is basically when your sales line when you intersect the total cost at BEP. जब आपकी total cost आपकी होती है उसके यहाँ पे जहाँ पे ये intersect करेगी, तो this is going to be your angle of incidence. अब ये जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा. Okay, the rate at which the profit is earned once BEP is crossed. तो यहाँ पे this is your loss area and this is my profit area. तो ये जितना बड़ा रहेगा angle of incidence उतना मेरा प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा. Remember, the angle of incidence is nothing but your PV ratio. A steep sales line relative to the cost line gives a wider angle. जितना ज्यादा sales fast बढ़ेगा उतना आपका एंगल बड़ा रहेगा और उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा. Okay, one I have given you master formula for all variations. जितने भी variations possible है, सारे variations से आपके क्या क्या formula बन सकते हैं. तो देखो ये तो अपन ने देखा. Okay, फिर इसको ही आगे देखो एक variation में दे दिया है. Sales into PV ratio is equal to contribution is equal to sales into PV ratio से भी आपको मिलेगा आपका contribution ही. Then your break even point into PV ratio is fixed cost. ये एक अलग वेरिएट, ये नया वेरिएटी आया. देखो ये अपन ने देखा नहीं रहा, ये दोनों भी अपन ने नए देखे नहीं थे. जो नए यहाँ पे मैं आपको वो टिक करता हूँ गाइस. This one is new, this one is new. B ये पता था हमें, PV ratio is equal to B, ये भी इसका ही वेरिएशन है. This is the new one. This is the new one for you. मतलब new one मतलब वही इनके derivation है. Okay, we are going to look that into the question. This is the same. There is no. This is we already seen. Profitability is a contribution. ये हम ले सकते हैं profitability. Margin of safety ये हमने किया, BUS ये किया हुआ, MOS is also same. Okay, so some more 3-4 variations have been added, but now see, we will see this in more questions. जब questions में हम देखेंगे ना तो इनका और आपको clear cut understanding आएगा, because वहां पे आपको समझ में आएगा कौन से चीज में कब क्या करना है. And very simple I'm saying you, जो भी आपका margin of safety है, आपका break even point है, या फिर हमारा PV ratio है, ये जो चीजों का मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अगर यही आपको क्वेश्चन में दिया, इनका आंसर दिया है, तो पहले इनका फॉर्मूला लिखना, और जो भी आपका अवेलेबल डेटा, वो अवेलेबल डेटा को उसके अंदर डालो, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज मिसिंग है, और जो चीज मिसिंग है वो हम इजीली निकाल देंगे. Application of CVP analysis and decision making. Now see, first identification of problem. So first you identify the problem, you look for the different options, evaluate the option on cost versus benefit analysis and select the best one. So very basic, कुछ बहुत advanced नहीं है, very basic thing happened here. Short term decision area now पे excess supply situation, processing of special order. जब आपके पास एक्सेस सप्लाई है तो कुछ स्पेशल ऑर्डर है, तो आप वी कैन गो फॉर दैट. प्राइसिंग टू स्टिमुलेट द डिमांड, प्राइसिंग आप चेंज कर सकते हो ताकि आप सही से डिमांड आपकी बढ़े या कम हो. लोकल वर्सेस एक्सपोर्ट सेल, यू कैन कंपेयर दैट. मिनिमम प्राइस फॉर कोटेशन, जब आपके पास सप्लाई ज्यादा है तो कोटेशन का प्राइस हम मिनिमम रखो क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है. एंड शट डाउन और कंटिन्यू, यू कैन लुक फॉर द डिसीजन मेकिंग, शट डाउन करना है, कंटिन्यू करना है. एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा है तो मेक और बाय क्या करना है, आप देखो कि जो बेनिफिशियल आप वो करोगे वर्सेस आउटसोर्सिंग. प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन चेंज करना है. सेल्स मिक्स डिसीजन आपके लिमिट, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लिमिटिंग फैक्टर से चेंज होगा. सो लिमिटिंग फैक्टर व्हाट वी डू इज, हमारे जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको हम डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर रिसोर्स करते हैं. इफ यू रिमेंबर हमारे स्टेप्स, और फिर वो बेसिस पे हम रैंक करके बांटते हैं. एंड सेल और फर्दर प्रोसेसिंग. एंड इफ योर एडिशनल रेवेन्यू इज मोर देन एडिशनल कॉस्ट, you further process it, or else you don't process it. Now see here, for limiting factor, anything that limits the level of activity of an entity, that is limiting factor. कोई भी चीज जो कम है, जो की बजट फैक्टर में भी हम बजट में भी देखे थे, देखेंगे आगे आपके लिए क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है वो. तो वहां पे हम देखेंगे कि जो की बजट फैक्टर में कम है, या फिर जो चीज यहाँ पे भी वैसे जो कंस्ट्रेंट है, जो रिसोर्स कम है. मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी तो 1 लाख यूनिट है हर साल बनाने की, बट मेरे रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं सर, मेरा लेबर से 50,000 का ही अवेलेबल है. तो सारी चीज ये बेसिस पे हो जाएगी. Like main material, machine, money from demand side, market demand, regulatory factors, management aims to maximize the cost. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कंट्रीब्यूशन तो सब दे रहे हैं, पर कौन सा पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा है वो देखते हैं. सो रैंकिंग अंडर लिमिटिंग फैक्टर, तो इफ यू रिमेंबर आई विल जस्ट गिव यू एन स्टेप्स. क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस जो रहता है वही लेते हैं. सेकंड इज योर सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट टू कैलकुलेट योर कंट्रीब्यूशन. अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे रैंक कर देते हैं, बट यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन पे रैंक नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर कोई रिसोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है, डिमांड या सप्लाई की एक लिमिटेशन है तो हम ऐसे ही जाएंगे. लेकिन अगर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच यूनिट.
मतलब एक लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर, तो हम हर यूनिट के लिए डिवाइड करेंगे आपके लिमिटिंग फैक्टर को, जितने भी आपके यूनिट ए बी सी सबके लिए करेंगे। ओके, हम इसको करेंगे लिमिटिंग फैक्टर। समझो ये 2 आर लेता है, ये 3 आर लेता है, ये 4 आर लेता है, और फिर इसके बाद जो आएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। ऑन द बेस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू रैंक देम। जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको रैंक देंगे, ये सब जो सेकंड होगा तो ये थर्ड होगा तो थर्ड। कंट्रीब्यूशन बाय लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे रैंक देंगे, एंड देन विल अलोकेट आवर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। पहले सारी रिसोर्सेज इसको देंगे, फिर बची तो इसके देंगे, फिर बची तो इस पे जाएंगे। ओके, विल सी वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर दिस, डोंट वरी। रैंकिंग इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बाय की फैक्टर, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑलवेज सिलेक्ट द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, एक काम करो, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। समझो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर आ रहा हमारा, से लेट्स यूज दिस ओनली। ओके, सो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। ओके, से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20, 30, 40। पर इसके बेसिस पर हम नहीं जाएंगे। जब लिमिटिंग फैक्टर है आपके पास, तो हम लिमिटिंग फैक्टर ईच यूनिट देंगे। ये यूज कर रहा है 2 फैक्टर, ये यूज कर रहा है से 6 फैक्टर, और ये यूज कर रहा है 6 लेबर आर। समझो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आर। लिमिटिंग फैक्टर कैसे पता चलेगा? इज रिक्वायर्ड इज मोर देन अवेलेबल, एज सिंपल एज दैट। आपको जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबिलिटी से ज्यादा है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लिमिटिंग फैक्टर गाइस। तो 20 डिवाइड बाय 10, यहां पे कितना आ रहा है 10, 30 डिवाइड बाय 6, यहां पे कितना आ रहा है हमारा 5, और 40 डिवाइड बाय 10 यहां पे आ रहा है 4। तो देखो, अगर आप इसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते दोस्तों, तो हम इसको मैक्सिमम रिसोर्स देते, बट नहीं, वेट, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से नहीं जाना है, यहां पे हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से जाना है, क्योंकि यहां पे लिमिटिंग फैक्टर है। तो रैंक देंगे हम गाइस। तो रैंक 1 इज दिस, रैंक 2 इज दिस, एंड रैंक 3 इज दिस। अब जो हमारे पास लेबर आवर अवेलेबल है, सबसे पहले हम इसको देंगे, फिर बचे तो इसको देंगे, और फिर बचे तो इसको देंगे, या फिर मार्केट से बाय कर लेंगे। See mini example, 8,000, 6,000, 4,000. So the X is chosen, opportunity cost rejected option is 6,000 because वहां से सबसे आपको, से from Y वहां से आपको कम contribution आ रहा था। Okay. Relevance of cost, quick reference, historical cost। अगर आपको related आपको ये make और buy decision वगैरह करना है, तो आप हम relevant cost लेते हैं। अगर आपकी कोई भी cost historical cost है, sunk cost है, भूल जाओ। अगर historical already paid cost है, sunk cost है, भूल जाओ। committed cost है, वो आपको anyways pre agreed है, anyways देना ही है आपको, committed है, भूल जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेवेंट, क्योंकि वो आपकी रियल अपॉर्चुनिटी, पर अपॉर्चुनिटी रियल होनी चाहिए, एंड जितने भी आपके पास ऑप्शन है उसका बेस्ट ऑप्शन लो आप। नोशनल इंप्यूटेड कॉस्ट रिलेवेंट कंडीशनली ओनली इफ रिसोर्स कुड एक्चुअली अर्न। अगर सच में है अपॉर्चुनिटी तो लो, नहीं तो आप नहीं लोगे, फेक इंटरेस्ट वाला नहीं लेंगे। शटडाउन कॉस्ट इररिलेवेंट बिकॉज सॉरी शटडाउन कॉस्ट रिलेवेंट, क्योंकि कुछ चीजें शटडाउन होने के बाद भी आपको स्पेंड करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा अवॉइडेड फिक्स कॉस्ट ट्रिगर्ड स्पेसिफिकली बाय सस्पेंडिंग ऑपरेशन, कुछ बंद करने की वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, दैट इज आल्सो रिलेवेंट फॉर यू। तो इस रिलेवेंट कॉस्टिंग के हम 2-3 और क्वेश्चन लेंगे हमारे टॉप 100 में, तो ये आपको वहां पे मैं कंसेप्ट वापस रिवाइज करूंगा। अभी आई कैन नॉट गिव यू लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दिस वेरी नाइसली, जस्ट रिमेंबर विद सम कॉस्ट जो आपको याद भी होगा। इसका हम एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और वहां पे हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अ कॉस्ट इज रिलेवेंट ओनली इफ, रिमेंबर, अगर ये कॉस्ट आपके फ्यूचर है और ये कॉस्ट आपकी डिफर्स बिटवीन 2 ऑप्शंस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है या फिर आपकी कैश कॉस्ट है, इन तीनों होगा तो ही कॉस्ट आपकी रिलेवेंट है। सो ऑलवेज रिमेंबर FIC, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश, तीनों होगा तो ही कॉस्ट रिलेवेंट है, नहीं तो कॉस्ट आपकी इररिलेवेंट है। डू नॉट ऑटोमेटिकली ट्रीट ऑल कंट्रोलेबल कॉस्ट एज रिलेवेंट, कंट्रोलेबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, कॉस्ट मस्ट बी डिफरिंग। ओके, मतलब कॉस्ट इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, या फिक्स्ड, या आपकी फ्यूचर होनी चाहिए, या कैश होनी चाहिए, तो ही आपकी कॉस्ट रिलेवेंट है, नहीं तो कॉस्ट आपकी इररिलेवेंट है। Then comes one of the very much important concept guys, which is your comparison between absorption costing and marginal costing, one of the golden question for you, because this can be asked in multiple way। MCQ में पूछ सकते हैं, थ्योरी में पूछ सकते हैं, या आपको प्रैक्टिकल में भी थोड़ा बहुत देते ही है, दोनों से कंपेयर करके बताना आपको। मार्जिनल कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, वेरिएबल कॉस्ट को देता है, ये दोनों को देता है। फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन को लगाते हैं। इन्वेंट्री एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली, फिक्स कॉस्ट तो देखो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्या इट गिव्स ओनली इंपॉर्टेंस टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के कॉस्ट में हमसे वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, और वही इन्वेंट्री में भी से वेरिएबल करते हैं, दोनों करते हैं, क्योंकि ये पीरियड कॉस्ट को नहीं लेता है, और ये आपके सब कॉस्ट को लेता है। कॉस्ट डेटा रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑन यूनिट्स, नो इफेक्ट, यूनिट चेंज करेगा तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन से सेम, यहाँ पे चेंज होता है। कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन चेंजेस रिमेन सेम, वैलिड है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट पे हम करते हैं, यहाँ पे ये भी चेंज होता है।
एंड प्रॉफिटेबिलिटी जज बाय पीवी रेशियो एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट. ओके, सो पीवी रेशियो हमने चैप्टर में पढ़ा था, पीवी रेशियो वहां पे नेट प्रॉफिट. जस्ट गो थ्रू विद दिस टेबल वंस एवरीवन. Are you all clear? See, four golden rule of profits. No opening and no opening, no closing stock. प्रॉफिट अंडर बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू में बहुत से बार घुमा घुमा के आपको देते हैं. देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो फिर तो प्रॉफिट दोनों में सेम ही रहेगा. क्योंकि मेन रिकंसिलेशन अगर आपको पॉइंट याद है तो वो आता है आपका बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक. क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्लोजिंग स्टॉक को वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं और फिक्स कॉस्ट पे हम टोटल कॉस्ट पे करते हैं. तो मेन डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन. दोनों में ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है. ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो वापस कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला है, क्योंकि जितना वैल्यू में ऊपर से डिफरेंस आता है उतना क्लोजिंग में भी रहेगा. क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग. देखो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है आपके ओपनिंग स्टॉक से, मतलब आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा वैल्यू पे रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज हायर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू पे. और अपोजिट, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे रहेगा, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट. तो रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है क्लोजिंग से तो मार्जिनल कॉस्टिंग विल शो हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा. See, stock up, absorption costing up. If closing stock is building up, and अगर stock down, आपका closing stock down, तो your marginal costing up. So it's simple. Closing up, absorption costing up, opening up, marginal costing up. Similar example, absorption costing has a profit of 40,000. Opening stock under marginal costing is adds by 20,000 add, and closing stock under marginal costing is by 40,000 less. तो देखो आपका ये absorption costing का profit 40,000 है, तो आपका जो डिफरेंस है ये हमने एड लेस किया आपके ओपनिंग क्लोजिंग का, तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट. या सिंपल आप क्या कर सकते हो, चेंज इन स्टॉक इनटू योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. इससे भी आपका रिकंसिलेशन हो सकता है. रिकंसिलेशन शॉर्टकट, मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट माइनस इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक फिक्स्ड ओवरहेड कंटेंट प्लस इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक फिक्स ओवरहेड कंटेंट. तो जो भी आपका सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक हियर, मार्जिनल प्रॉफिट इज ऑलवेज लोअर. तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत सी बार होता है दोस्तों. आपको पूछते हैं कि किसका एक प्रॉफिट दिया था, दूसरे प्रॉफिट इवैल्यूएट करना है, तो अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल. आई ऑलवेज सी दिस, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है पहले उसको लिख दो. फॉर एग्जांपल समझो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट किसका ज्यादा रहेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का. कम किसका रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का. जो भी अवेलेबल है वो लिख दो, नीचे जाना है तो माइनस करेंगे, ये अवेलेबल है ऊपर जाना है तो प्लस करेंगे. एज सिंपल एज दैट. So first understand, is your opening stock more or your closing stock more? If my opening stock is more than closing stock, ऊपर रहेगा marginal costing, नीचे रहेगा absorption costing. ऊपर से नीचे आना है तो माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर जाना है तो हम प्लस करेंगे. क्या प्लस करेंगे, चेंज इन स्टॉक इनटू FOIR. Okay, very simple. That's it. With this we finish this beautiful chapter. Very interesting, very important. अगर आपके इसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर डेफिनेटली आपके लिए एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है. क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे ना, घुमा फिरा के 5-6 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, और अगर वो आपने कर लिए तो मोस्टली आपके मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. ओके, सो दैट्स इट गाइस. आई होप यू हैव बीन डन विद दिस. कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताओ, कमेंट करो आपको सेशन कैसे लग रहा है, सो आई कैन इंप्रूव ऑन माय ओन एंड. या आपको कुछ और चाहिए तो बताओ. आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सम ऑफ द कमेंट्स, सो डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली गो अपॉन इट. और मैं आपका एक लाइव सेशन भी रखूंगा, डाउट सेशन, जहां पे भी हम डिस्कशन करेंगे और भी बातों के लिए. सो प्लीज स्टे अपडेटेड विद द टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे विल बी हैविंग डिस्कसिंग ऑल द अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद ऑल दिस पेशेंस. सी यू tomorrow in our last lecture for your standard costing. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, सॉरी. अब हमारा लास्ट लेक्चर बचा जो बजटरी है, ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो भी मैं आपका कल के दिन लाइव कर दूंगा. सी यू टुमारो. एंड हमारा जो एक हमारा ये बचा हुआ है गाइस, सर्विस कॉस्टिंग, वो मैं कल परसों के दिन अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हो. एंड इफ एनी क्वेरी प्लीज रीच आउट टू मी. थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो.